गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी इस क्लास में आरएस भर्ती 2023 है, उसके लिए टेस्ट सीरीज है वो हमने चलाई थी और इन टेस्ट सीरीज में हमने 16 टेस्ट है वो कर लिए हैं। आज का हमारा जो टेस्ट नंबर है वो 17वां रहने वाला है। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इससे हम पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। हम रोज के 20 क्वेश्चन है वो फुल सॉल्यूशन के साथ है वो कवर करते हैं और उसके साथ जो भी न्यू फैक्ट होते हैं, की पॉइंट होते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और उनका रिवीजन करेंगे तो हमारी तैयारी है वो और ज़्यादा बेहतर बन जाएगी। अगर हम हर रोज की बात करें तो हम उसमें 20 क्वेश्चन करते हैं और सैटरडे और संडे को हमें 40 क्वेश्चन करते हैं। और मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया तो इसमें मैं 20 क्वेश्चन तो आपको सैटरडे संडे जो हमारे रोज के क्वेश्चन होते हैं वो ही होंगे और इसके अलावा जो 20 क्वेश्चन होंगे वो हर एक सब्जेक्ट के होंगे। जैसे हमने कल से स्टार्ट किया है इंडियन पॉलिटी, तो कल हमने इंडियन पॉलिटी के 20 से 22 क्वेश्चन किए थे और आज भी हम इंडियन पॉलिटी के है वो 20 क्वेश्चन करेंगे। और इन 20 क्वेश्चंस में हमने उद्देश्य का जो प्रस्तावना टॉपिक है उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सारे कवर किए। आज हम अगला टॉपिक लेंगे जिसमें उस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। और आज के जो हमारा टेस्ट है, टेस्ट नंबर 17, उसमें आपके साइंस एंड टेक के क्वेश्चन और साथ में इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे। तो क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखनी है। तो चलिए आज की जो क्लास है, आज का हमारा टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों के अग्रदीप में यानी हेडलाइट में, ये होगा अग्रदीप यानी हेडलाइट होती है में किस दर्पण का प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का और उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। जो वाहन के हेडलाइट होते हैं उसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अवतल दर्पण कौन सा होता है? ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ होता है। यानी ये जो आपका गोलाकार जो दर्पण होता है यानी गोले के केंद्र की ओर होते हैं, तो यानी इनका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका अवतल दर्पण, जो कि वाहन की हेडलाइट में इसका यूज किया जाता है। एक आपके जो वाहन होते हैं उनके जो पीछे का जो शीशा लगा होता है, साइड में जो साइड मिरर होता है, जो पीछे का एरिया देखने के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें कौन सा? उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है, उसमें उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या होता है? इसमें जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की साइड होता है। जो परावर्तक यानी गोलीय दर्पण होता है ये बाहर की साइड होता है और उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है, इसीलिए जो इसका दृष्टि क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए जब हम व्हीकल चलाते हैं तो जो साइड के मिरर में पीछे का एरिया देखते हैं तो इसमें काफी दूर का जो भी व्हीकल आ रहा होता है हमारे पास में, वो छोटा सा प्रतिबिंब उसका दिखता है और हमें पता चल जाता है कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वाहनों का अग्रदीप यानी हेडलाइट होती है उसमें तो अवतल दर्पण यूज किया जाता है और जो पीछे की जो साइड मिरर होता है जिसे क्या बोलते हैं? पश्च दृश्य देखने के लिए पार्श्व जो दर्पण बोलते हैं, उसमें कौन सा लगा होता है? उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो अवतल दर्पण होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ होता है या बाहर की तरफ होता है? तो आपको बताना है कि गोले के अंदर की ओर है, वक्रित होता है। तो इसमें अवतल में अंदर की तरफ होता है और उत्तल में बाहर की तरफ है इसका परावर्तक पृष्ठ होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है हीरे यानी डायमंड की जो चमक का कारण है वो क्या होता है? प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का व्यतिकरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा है वो हीरा कार्बन का कठोरतम अपरूप होता है, कठोरतम अपरूप होता है। शुद्ध कार्बन होता है, उस शुद्ध कार्बन को हाई टेम्परेचर और उच्च दाब पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है। हीरे को संश्लेषित किया जाता है किस पर? उसमें उच्च तो दाब होगा और उच्च ताप होगा। हीरे के जो चमक का मुख्य कारण होता है वो क्या होता है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश होता है, मान के चलिए ये तो विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है,
सघन माध्यम है। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण होती है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी ये सघन माध्यम था और आगे ऊपर क्या है, विरल माध्यम है। तो उसमें जब प्रवेश करती है और उसका जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, यानी क्रांतिक कोण होता है उसके मान से अधिक होता है। तो जो प्रकाश की जो भी किरण होगी वो विरल माध्यम में नहीं जाएगी, यानी वो ऊपर नहीं जाएगी। तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन हमें बताना है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग रोजेन द्वारा किया गया। परवाल क्षेत्र, दलदली क्षेत्र तथा भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों की जो जैव विविधता है वो अधिक होती है। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली जैव विविधता बीटा जैव विविधता कहलाती है। और ध्रुवीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पे जैव विविधता है वो अपेक्षा करते कम होती है। अगर हम बात करें कि जो जैव विविधता है ये होती क्या है, तो जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव होते हैं, जीवों की विभिन्नता हो गई, उनकी विषमता हो गई तथा पारिस्थितिक जटिलता हो गई, ये सब है वो जैव विविधता है वो कहलाती है। जैव विविधता का जो प्रयोग है, शब्द का प्रयोग है, वो सबसे पहले किया था रोजेन ने। परवाल क्षेत्र हो गए, दलदली भूमि हो गई, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जैव विविधता है वो सर्वाधिक पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है और सबसे कम कहाँ पाई जाती है। जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ वर्षा कम होती है, वहां पे जैव विविधता है वो अपेक्षा करते कम पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। किसी क्षेत्र विशेष में जो पाई जाने वाली जैव विविधता होती है वो अल्फा जैव विविधता होती है। क्या होती है, अल्फा, ना कि बीटा। तो ये क्वेश्चन आपका गलत दिया हुआ है, जो ऑप्शन 3 है। हमें असत्य ही छांटना था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है उस पर हमें टिक करना है। सबसे पहले बायोम के बारे में। बायोम ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें विशिष्ट अनुकूलन दर्शाने वाले जंतुओं के समूह तथा वनस्पतियां हैं वो पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है। आवास का वह भाग जिसमें कोई जीव अपनी जैविक क्रियाएं पूरी करता है निक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, निक्य कहलाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। और जो निक्य है वो सामान्यतः एक जीव या प्रजाति से ही संबंधित होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक जीव या फिर प्रजाति से संबंधित होता है। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द टेंसले ने दिया था। तो इकोसिस्टम है ये शब्द है वो किसने दिया था, टेंसले ने दिया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। और पारिस्थितिक तंत्र स्वतः नियंत्रित यानी सेल्फ कंट्रोल्ड तथा धारणीय तंत्र है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो स्वतः नियंत्रित है, धारणीय तंत्र है। और इसमें जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं, जैविक व अजैविक घटक होते हैं, इन घटकों के बीच में ऊर्जा एवं पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो इसमें आपके चारों के चारों जो कथन है वो बिल्कुल सही दिए हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है उसे छांटना है। प्राथमिक उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है। द्वितीयक उपभोक्ता है वो प्राथमिक मांसाहारी जीव हैं जो शाकाहारी जीवों का भक्षण करते हैं। तो ये भी बात सही है, क्योंकि जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है। तो ये भी बात उन्होंने सही बोल दी। तृतीयक उपभोक्ता है वो उच्च मांसाहारी जीव है जो शाकाहारी जीवों व प्राथमिक मांसाहारी जीवों का भक्षण करता है। ये भी इन्होंने सही बता दिया। प्राथमिक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता को क्रमशः प्राथमिक उत्पादक व द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन 4 है वो गलत दिया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ, आपको सीधा क्या पता समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, तो जो ये पारिस्थितिक तंत्र होता है, मैंने थोड़ा ऊपर भी बताया था कि ये जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर है वो बना होता है। जो जैविक घटक के भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे उत्पादक हो गया,
उत्पादक हो गया, जिसमें प्रोड्यूसर्स, उसमें फिर कंज्यूमर हो गया, उपभोक्ता, उपभोक्ता हो गया। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें अपघटक हो जाता है, अपघटक हो जाता है। और इसके अलावा इसके अन्य जो अपरदाहारी होती है यानी परजीवी होते हैं इसमें, वो भी हो जाएंगे, परजीवी हो जाएंगे। अब ये चीजें तो आगे पारिस्थितिक तंत्र में। एक इसमें आता है सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं, वो जो प्रत्यक्ष रूप से पौधे को अपना भोजन बनाते हैं। यानी आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ये सीधे है, ये पौधे को अपना भोजन बनाते हैं। जैसे गाय, बकरी, खरगोश, खरगोश, ये क्या होते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इस या फिर जंतु पवलक, ठीक है, ये तो हो गए प्राथमिक। अब आता है द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता कौन से होते हैं, जो प्राथमिक मांसाहारी जीव है, जो शाकाहारी जीवों का भक्षण करते हैं, जो शाकाहारी जीवों का भक्षण करते हैं। प्राथमिक मांसाहारी कैसे कि ये जो मांसाहारी जीव होते हैं उनको, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, खरगोश हो गई, तो इनको खाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, प्राथमिक मांसाहारी हो जाएंगे। और ये शाकाहारी जीवों का भक्षण करेंगे, तो ये गाय, बकरी ये खाएंगे तो इनका क्या होगा, शाकाहारी जीवों का भक्षण करेंगे। अगला फिर अगर इनके हम एग्जाम्पल देखें तो क्या हो सकता है, सांप हो सकता है, जो कि सांप है मेंढक वगैरह को खाता है, ठीक है। और मेंढक क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। सांप द्वितीयक हो गया। जैसे लोमड़ी हो गई, लोमड़ी हो गई, बड़ी मछलियां हो गई जो छोटी मछलियों को खाती है, तो ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। अब आगे हम बात करें तृतीयक उपभोक्ता की। तो जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं ये उच्च मांसाहारी जीव होते हैं, यानी ये इन जीवों को भी खा सकते हैं, प्राथमिक को, द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा सकते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता है जो पहले से प्राथमिक मांसाहारी है, उनको ये खाएंगे तो ये उच्च मांसाहारी हो जाएंगे। यानी जो शाकाहारी जीवों व प्राथमिक मांसाहारी जीवों दोनों का भक्षण करते हैं वो होती है तृतीय उपभोक्ता। जैसे शेर हो गया, मोर हो गया, बाज हो गया और मनुष्य हो गया, ठीक है। अब इसमें हमने चौथा क्वेश्चन इन्हें क्या बोल दिया कि प्राथमिक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता को क्रमशः प्राथमिक उत्पादक व द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। नहीं, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उसको तो द्वितीयक उत्पादक बोलते हैं, द्वितीयक उत्पादक। तो प्राथमिक कौन से हो गए, प्राथमिक उत्पादक तो ये पेड़ पौधे हो गए जिनको प्राथमिक उपभोक्ता खाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो दूसरे जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं उनके लिए उत्पादक होता है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया प्राथमिक उत्पादक। और जो तृतीय उपभोक्ता होता है ये शीर्ष उपभोक्ता होता है। शीर्ष यानी इससे ऊपर कोई इससे उपभोग करने वाला नहीं होता, ये सबका उपभोग करता है, तो ये शीर्ष उपभोग हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। मैंने अपने हिसाब से काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित है। सर्वप्रथम आनुवंशिक परिवर्तित जंतु, परिवर्तित पादप, सर्वप्रथम परिवर्तित मानवीय हार्मोन और खाद्य पदार्थ। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी ये क्या होती है, ये प्रौद्योगिकी की वो शाखा होती है जिसमें जीव तथा जैविक प्रणालियाँ, जीव तथा जैविक प्रणालियाँ होती है, उनका यूज करके ऐसे उत्पाद को विकसित किया जाता है जो मनुष्य के लिए और अन्य जीव होते हैं उनके लिए लाभदायक हो, उनके लिए लाभदायक हो। ऐसी जो प्रणाली होती है वो शाखा होती है वो जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। प्रौद्योगिकी शाखा जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। आपने देखा होगा कि कोई भी जीव होता है, किसी भी जीवधारी का उसके जैसा हूबहू जीवधारी प्राप्त कर दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे क्लोन बोलते हैं। और आपने कई बार ये पढ़ा भी है। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम आनुवंशिक परिवर्तित जंतु, ये चूहा है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। सर्वप्रथम आनुवंशिक परिवर्तित पादप तंबाकू, बिल्कुल सही। सर्वप्रथम आनुवंशिक परिवर्तित मानवीय हार्मोन इंसुलिन, ये भी बिल्कुल सही। लेकिन गलत दे रखा है आपका ऑप्शन है फोर्थ। तो असुमेलित दिया हुआ ऑप्शन फोर्थ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। तो गलत केला दिया हुआ है तो इसका राइट क्या होगा, सर्वप्रथम आनुवंशिक परिवर्तित खाद्य पदार्थ है वो केला न होकर होएगा फ्लेवर सेवर, फ्लेवर
सेवर। ये आपका राइट आंसर है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। इस साइड हमें मिसाइल दे रखे हैं और इस साइड उनके प्रकार दे रखे हैं कि ये मिसाइल किस प्रकार की मिसाइलें हैं, और इसमें हमें एसोमेली दिया हुआ है, वो हमें राइट टिक करना है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और आकाश। इन मिसाइलों की बात करें तो ये मिसाइलें IGMDP प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के द्वारा विकसित की गई मिसाइलें हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है। इस प्रोग्राम में सबसे पहली मिसाइल पृथ्वी मिसाइल की बात करें तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। सतह से सतह में मार करने वाली सक्षम मिसाइल, और ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। किसकी? कम दूरी की। अगली है अग्नि भी सतह से सतह में वार करने वाली है, लेकिन इसमें हवा दे रखा है, यानी ये आपका गल दे रखा है। ये होगी सतह से सतह में मार करने वाली, सतह से सतह में मार करने वाली। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी भी सतह से सतह है, अग्नि भी सतह से सतह है, लेकिन जो पृथ्वी है वो कम दूरी की है और जो अग्नि है वो मध्यम दूरी की है। तो आपका एसोमेली दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे की बात करें त्रिशूल की, तो त्रिशूल है ये सतह से हवा में यानी आकाश में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। त्रिशूल है वो कम दूरी की मिसाइल है। अगली आकाश भी सतह से हवा में यानी आकाश में मार करने वाली मिसाइल है, लेकिन ये मध्यम दूरी की है। तो ये आपको चारों को अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सी कम दूरी की है, कौन सी आपकी मध्यम दूरी की है, और कौन सी सतह से सतह में है और कौन सी सतह से आकाश में है। राइट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाला एक्यूमुलेटर होता है डाटा संचरण की गति मापन इकाई, एक प्रकार का रजिस्टर जो सूचनाओं को भंडारित करता है, एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस, या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब जो चित्रों और सूचनाओं को प्रदर्शित करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। एक्यूमुलेटर है वो एक प्रकार का रजिस्टर होता है जो सूचनाओं को भंडारित करता है या संग्रहित करता है। तो आपका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन 2। अगर हम डाटा संचरण की गति मापन इकाई की बात करें तो ये कौन सी होती है? सामान्यतः बीट्स पर सेकंड होती है, बीट्स प्रति सेकंड। इसका यूज है वो डाटा संचरण की मापन इकाई में किया जाता है, बीट्स प्रति सेकंड। अगला, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब जो चित्रों और सूचनाओं को प्रदर्शित करती है, तो इस तरह की ट्यूब होती है वो कैथोड रे ट्यूब होती है, कैथोड रे ट्यूब होती है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब होती है और चित्रों और सूचनाओं को प्रदर्शित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मोम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन के संदर्भ में असत्य कथन हमें बताना है। आपने देखा होगा कि आपके आरएस में साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें से ज़्यादातर तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और उनमें से ही करंट अफेयर्स के हो गए, या फिर आपके क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार, जैसे मार्स के बारे में पूछ लिया, ये आपका मंगल ग्रह जो मंगलयान था इसके बारे में, चंद्रयान के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो आपको काफ़ी पूछे जाते हैं। अब हम मार्स ऑर्बिटर मिशन है इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन, आपके 10+ क्वेश्चन है इसमें कवर करेंगे। आपको ये क्वेश्चन है वो नोट डाउन करने हैं ताकि आपके अच्छे से आगे तैयार हो जाएं। इसमें पहला कथन दे रखा है कि यह नवंबर 2013 में PSLV C-25 द्वारा प्रेक्षित किया गया था, बिल्कुल सही दिया गया है। अगला, इसने सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था, ये भी बिल्कुल सही दिया है। अगला आगे दिया है कि मंगलयान पर मार्स कलर कैमरा नामक उपकरण लगा हुआ था। अब जो मंगलयान था, मंगलयान, इसके ऊपर कई उपकरण और या फिर पेलोड बोल दे वो लगे हुए थे, उपकरण और पेलोड बोल दे ये लगे हुए थे। तो इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 5 प्रकार के उपकरण लगे हुए थे, तो ये 5 से पहले तो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से लगे हुए थे। दूसरा कि इनका यूज है वो किस लिए किया गया था। जैसे मंगलयान पर मार्स कलर कैमरा ये लगाया गया था, मंगल ग्रह नामकरण लगा हुआ था, ये तो बिल्कुल सही दे दिया इन्होंने। किस लिए लगाया गया था? जो मंगल ग्रह की स्थला करती है, मंगल ग्रह की स्थला करती है उसका अध्ययन करने के लिए इसे मार्स कलर कैमरा को लगाया गया था।
अगला एक लगाया था इन्होंने मंगलयान पर लेमन अल्फा फोटोमीटर LAP नामक उपकरण पेलोड लगा हुआ था, जो मंगल पर मीथेन गैस की प्राप्त जो उपस्थिति थी उसका पता लगाने के लिए लगाया गया था। ये इन्होंने गलत दे दिया, तो आपका राइट आंसर तो यही हो जाएगा जो कि असत्य दिया गया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो गया। अगर हम बात करें कि जो लेमन अल्फा फोटोमीटर है उसका यूज किसके लिए किया गया था, तो लेमन अल्फा फोटोमीटर ये मंगल पर जो पानी की समाप्ति कब होगी, पानी की समाप्ति है वो कब होगी, समाप्त होने का जो समय है उसका अनुमान लगाने के लिए लगाया गया था लेमन अल्फा फोटोमीटर। तो ये क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो गया। अब एक दो उपकरण और है, ये तो हमारे दो ही हुए हैं, 3 उपकरण इस पे और लगे थे, वो कौन से थे, एक था इसमें TIIS, ये था थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, इमेजिंग, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, स्पेक्ट्रोमीटर ये लगाया गया था। इसका यूज किस लिए किया गया था, इसका यूज किया जाना था आपके जो मंगल ग्रह पर उपस्थित खनिज है उनका अध्ययन करने के लिए, खनिजों का अध्ययन करने के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर का लगाया गया था। अगला लगाया था इन्होंने MENCA, ये क्या था, मार्स एक्सोस्फीयर न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर, ये लगाया गया था जो मंगल ग्रह है उसका जो वायुमंडल है उसमें जो उपस्थित निष्क्रिय गैसें हैं या फिर निष्क्रिय घटक है उनका अध्ययन करने के लिए, जो निष्क्रिय घटक थे उन निष्क्रिय घटकों का अध्ययन करने के लिए लगाया गया था मार्स एक्सोस्फीयर न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर। तो ये भी आपको अच्छे से लिखना है। अगला जो 5वां था ये आपका तीसरा, चौथा और 5वां, ये लगाया गया था आपका मेथेन सेंसर फॉर मार्स MSM, ये किसके लिए, ये लगाया गया था जो मंगल ग्रह है उस पर जो मीथेन गैस है उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए। तो ये जो आपका ऑप्शन है 4 दिया गया था, इसमें मीथेन गैस की उपस्थिति का पता लगाएगा, तो ये पता लगाएगा कौन सा, MSM, मेथेन सेंसर फॉर मार्स। तो ये 5 उपकरण आप बोल दे या फिर पेलोड बोल दे जो कि आपके जो मंगलयान था उसमें लगे थे, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ है एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है, व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क का यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क का एग्जाम्पल है ब्लूटूथ। एक क्वेश्चन आता है आपके नेटवर्क से कि नेटवर्क है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको इसको बताऊं, जो नेटवर्क है ये नेटवर्क 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये कंप्यूटर का वो नेटवर्क है जो एक भौगोलिक जो परिधि होती है यानी सीमित परिधि, उसमें इसका यूज किया जाता है। सीमित परिधि में जैसे घर, ऑफिस या फिर जो भवन होते हैं उनका छोटा समूह होता है, उस समूह में ही इस नेटवर्क का यूज किया जाता है, तो वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा आता है वाइड एरिया नेटवर्क, और ये नेटवर्क होते हैं, कई बार इनके फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि LAN का लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इस प्रकार भी। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इस जो नेटवर्क होता है इसमें कंप्यूटर है वो आपस में स्विच्ड सर्किट के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, स्विच्ड सर्किट, इनके द्वारा इनको जोड़ दिया जाता है, और ये इनके द्वारा जुड़े होते हैं तो ये पूरे देश में या फिर पूरे शहर में इसका फिर नेटवर्क है वो फैल जाता है, पूरे देश या पूरे शहर में। तो जो पूरे शहर या देश में जो फैला नेटवर्क का जाल होता है उसे ही बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें एक आता है आपका तीसरा नेटवर्क, वो होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं वो या तो 2 या 2 से अधिक जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है, जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। और आपका चौथा आता है वर्ल्ड वाइड
वेव, यानी जो किसी वेबसाइट पर अपन टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट हो गए या फिर कोई चित्र हो गए या ध्वनि हो गई, उन ध्वनि और कोई वीडियो है, वीडियो के साथ जो भी कोई सूचना को अनेक वेब पेज की सहायता से इंटरनेट से प्रदर्शित करते हैं, इंटरनेट से प्रदर्शित करते हैं, तो उसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये आपके नेटवर्क थे जो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, इस साइड सूची फर्स्ट दे रखी है और इस साइड सूची सेकंड दे रखी है, और जो असुमेलित है वो हमें देखना है। इस साइड विटामिन बी के जो संकुल होते हैं, विटामिन बी में जो समूह में जो विटामिन होते हैं वो दे रखे हैं, और इस साइड उनके रासायनिक नाम दे रखे हैं। हमें बताना है कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है वो गल दिया हुआ है। इसके साथ ही एक दो क्वेश्चन और बनते हैं। मैं विटामिन से आपको बता दूं कि विटामिन है वो दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, जिसमें एक तो होती है वो वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं और दूसरी होती है जल में घुलनशील। जो वसा में घुलनशील होती है वो विटामिन होती है के, ई, डी और ए, ये तो वसा में घुलनशील होती है। इसको अपन एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कीड़ा है वो वसा में घुलनशील होता है, कीड़ा वसा में घुल जाता है, के, ई, डी, ए, और जल होता है तो जल में घुलनशील होती है बी व सी। तो अपन याद कर लेंगे कि कीड़ा वसा में घुलता है, तो इसके अलावा जो बच गई बी और सी, यानी बी समूह में जितनी भी आती हैं वो सारी की सारी जल में घुलनशील होती है, जैसे B1, B2, B3, B5, B12, ये सारी की सारी जल में घुलनशील होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका रासायनिक नाम। तो B1 का रासायनिक नाम होता है थाइमिन, बिल्कुल सही दिया हुआ है। B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन और B5 का पायरिडोक्सिन नहीं होता, ये गलत दिया होता है, वो होता है पेंटोथेनिकमल, पेंटोथेनिकमल B5 का रासायनिक नाम अमल। तो आपका गलत क्या होगा, असुमेलित दिया हुआ है ऑप्शन फोर्थ, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कथन है उसे चुनिए। सही में पहला है कि जो ब्लड ग्रुप है उसका विभाजन प्रतिजन एंटीजन के आधार पर होता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप ए बी की खोज की और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस से मनाया जाता है। इसमें सही कथन की बात करें तो आपका ए और सी बिल्कुल सही दिया हुआ है, लेकिन बी आपका गलत है। तो राइट आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन है 2। अब मैं इसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन और बताऊंगी जो कि काफ़ी अच्छे हैं और आपको नोट डाउन करने हैं। पहला तो ये है कि जो रक्त समूह है आपका ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ, इन तीनों की तो खोज की थी लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी? 1930 में इन्होंने जो खोज की थी, तो 1930 में इस खोज के लिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इस पे जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लिखती हूँ उसे आप ज़रूर नोट डाउन करें। अगला कि जो एबी की खोज है फिर किसने की थी? तो एबी की खोज की थी आपकी डी कोस्टेलो एंड इनके साथ और कौन थे? स्टर्ली थे। डी कोस्टेलो और स्टर्ली, इन्होंने एबी समूह की खोज की थी। और जो आपका ब्लड ग्रुप होता है उसका विभाजन है वो प्रतिजन एंटीजन के आधार पर होता है, बिल्कुल सही बात है। और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस भी मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो आपका एंटीजन होता है, एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। तो इस क्वेश्चन से आपके 5 से 6 क्वेश्चन कौन कौन से कि जो रक्त समूह है विभाजन एंटीजन के आधार पर होता है, पहला। दूसरा कि ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ की खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तीसरा कि इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में इस खोज के लिए दिया गया था, जो कि काफ़ी बार क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। चौथा कि जो ए बी रक्त समूह है उसकी खोज है वो डी कोस्टेलो व स्टर्ली ने की थी। पांचवा कि 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और छठा कि जो एंटीजन है वो आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि जो आरएच फैक्टर है और एंटीजन डी है इनके संदर्भ में कथन दिए गए हैं और इन कथनों में हमें सही कथन है वो चुनना है। सबसे पहले कथन की बात करें कि जो आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर व विनर ने की थी, तो ये बिल्कुल सही है।
जो RH फैक्टर है या फिर एंटीजन डी मान लें, तो इसकी खोज है वो 1940 में की थी। 1940 में किसने? कार्ल लैंडस्टीनर व विनर ने। और अब हम पूछ लें कि जो RH फैक्टर है इसकी खोज कहाँ की गई, तो रिसस मकाका नाम का बंदर था, रिसस मकाका बंदर, जो कि लालमुआ के बंदर था, उसमें RH फैक्टर की खोज की गई थी। और जिन व्यक्तियों में RH फैक्टर पाया जाता है उसमें RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें नहीं पाया जाता उनको RH नेगेटिव कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी देखिए कि जिस व्यक्ति में RH कारक उपस्थित होता है उसे RH नेगेटिव कहते हैं, तो ये गलत दे दिया इन्होंने। जिनमें उपस्थित होता है उनको RH पॉजिटिव होता है, जिनमें अनुपस्थित होता है उनमें RH नेगेटिव होता है। और जो ये उपस्थित होता है इसकी वजह से होता क्या है, जो कोई मेल और उसमें RH पॉजिटिव हो और फीमेल हो उसमें RH नेगेटिव हो, तो इनके द्वारा जो संतान प्राप्त होगी, इसमें जो पहली संतान होगी वो तो जन्म लेगी, लेकिन इसके बाद जितनी भी संतान होंगी वो मृत पैदा होगी। और ये क्वेश्चन आपने भी देखा होगा, काफ़ी बार पूछा जाता है, जो कि हमें कम समझ में आता है और हमारा गलत हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि पुरुष जब पॉजिटिव होता है RH पॉजिटिव फैक्टर वाला, और महिला जब RH नेगेटिव फैक्टर वाली होती है, तो उनसे जो संतान प्राप्त होती है उसमें फर्स्ट संतान तो जन्म लेगी, लेकिन उसके बाद जो संतानें होती है वो मर्द पैदा होती हैं। और इस रोग को क्या बोलते हैं? इस रोग को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इस रोग को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। और इस रोग के उपचार के लिए एंटी डी इंजेक्शन को यूज में लिया जाता है। कब लिया जाता है? जब इनकी फर्स्ट संतान है वो जन्म लेती है, यानी इनका जो प्रथम प्रसव होता है, इसके 24 घंटे के अंदर एंटी RH यानी जो इम्यूनोग्लोबिन जी होता है उसका जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है इस रोग के लिए। तो इसमें आपके वही 5 से 6 क्वेश्चन मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बताए हैं। तो आपका कथन ए और सी तो बिल्कुल सही है, लेकिन बी गलत दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है थर्ड। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है, क्योंकि मैंने अपना 100% अच्छे से देने की कोशिश की है। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल प्रदूषण जनित रोग दिए गए हैं? डायबिटीज, मेलाइट्स, मधुमेह, कैंसर और मिनीमाटा। नहीं, ये तो गलत है, ये प्रदूषण से नहीं होते। इसमें एक होता है मिनीमाटा, ये प्रदूषण से। फ्लोरोसिस, डाउन सिंड्रोम, मंगोलिज्म, पटाउ सिंड्रोम, ये तो जो गुणसूत्र होते हैं उनकी कमी और अधिकता से होते हैं। जैसे पटाउ सिंड्रोम होता है, ये 13वें गुणसूत्र की अधिकता से होता है। ये डाउन सिंड्रोम है 21वें गुणसूत्र की वजह से। हीमोफोलिया, क्राइडोचेट वर्णादता, जो ये वर्णादता है, हीमोफोलिया है, ये आनुवांशिक रोग होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका फिर ऑप्शन फोर्थ है, यही बचा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। इटाई, ब्लैक फुट, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब सिंड्रोम ही यहाँ पे, तो आप देखिए ये मत करना कि ब्लू बेबी सिंड्रोम है किसी गुणसूत्र की वजह से होता है, नहीं। मैं अब आपको ये बताऊंगी कि प्रदूषण जनित रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका एक तो हो गया मीनामाता रोग है, ये आपका किससे होता है? ये आपका प्रदूषण से होता है। और इटाई भी प्रदूषण से होता है। ब्लैक फुट है वो भी प्रदूषण से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये भी प्रदूषण से होता है। इसके साथ साथ ही जो आपका फ्लोरोसिस होता है, फ्लोरोसिस रोग, ये भी आपका किससे होता है? प्रदूषण से होता है। अब मैं आपको ये बता दूं, जो आपका मिनीमाटा रोग होता है ये किसकी वजह से होता है? अगर शरीर में पारा बोल दें या फिर मरकरी बोल दें, जिसका जो तत्व होता है उसे किससे? Hg से प्रदर्शित करते हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि मरकरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? Hg से प्रदर्शित करते हैं। इनके अगर शरीर में अधिकता हो जाती है तो मिनीमाटा रोग होता है। अगर हम इटाई की बात करें तो अगर शरीर में कैडमियम को किससे? Cd से कैडमियम की अधिकता हो जाती है तो इटाई रोग होता है। अगर शरीर में आर्सेनिक की अधिकता हो जाती है, As आर्सेनिक की अधिकता हो जाती है तो ब्लैक फुट रोग है वो हो जाता है आर्सेनिक की अधिकता से। अगर हम ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करें तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो जो पीने वाला पानी होता है यानी पेयजल होता है, उसमें अगर नाइट्रेट NO3 नेगेटिव इसकी अधिकता हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग है वो हो जाता है। और ऐसी स्थिति को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं मेथीमोग्लोबिनिया। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं,
मेथेमोग्लोबिनीमिया तो ये भी आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी साइंस के क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सभी को आप नोट डाउन कर लेना ताकि आगे इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए। अब मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रही हूँ उसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन में करवा रही हूँ, तो आप देखिए आपके कितने क्वेश्चन है वो तैयार हो रहे हैं। और जो आपका फ्लोरोसिस रोग है वो किससे होता है, जो पेजल होते हैं उसमें फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड की जब अधिकता हो जाती है तो उससे दांत होते हैं उसमें पीलापन आ जाता है, आपकी जो हड्डियां होती हैं बोन्स, आपकी बोन्स होती है वो मुड़ जाती है, उसे क्या बोलते हैं, फ्लोरोसिस बोलते हैं। तो आपके सारे के सारे रोग जो केवल प्रदूषण जनित रोग है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए कि कौन कौन से होते हैं और किस वजह से होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन है 4th। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ मैं आपको साथ में नोट डाउन करने के लिए बोल रही हूँ, साथ में जो बच्चा इसकी रिवीजन करना चाहता है उसके लिए जो ये PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रिय चौधरी में भी अवेलेबल करवा दी जाती है, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड करके रिकॉल कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, इस साइड है वो रसायन दे रखे हैं, इस साइड इनके सामान्य नाम दे रखे हैं, तो हमें इनका मिलान है वो करना है, तो इनके साथ सुमेलित करना है। जो नीचे फिर इनका कूट दिया हुआ होता है वो हमारा राइट आंसर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग सोडा। आप इजी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो बेकिंग सोडा ये किचन में हमारे काम में आता है, और किचन में खाना बनाने वाली बाई आती है, तो बाई सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट ये होता है वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा। नाइट्रस ऑक्साइड यानी लाफिंग गैस, और हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपका ए में तो आ जाएगा आपका 2, बी में आपका आ जाएगा 4, सी में 1 और डी में क्या आ जाएगा 3। तो ये जो नीचे कूट दिया हुआ होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़े, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। अब यहाँ से आपके इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए, जो कि आपके 20 से 22 क्वेश्चन है। आज मैं यहाँ पे आपको आंसर है वो अच्छे से टिक करवाऊंगी। ये क्वेश्चन है वो मैंने आपको EORO की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें भी शायद करवाए होंगे, इससे पहले भी इनको मैंने आपको करवाए होंगे, तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन तो पीछे मैंने आपको इनको किया है। अब हम करेंगे क्या कि रोज के जो आपके 20 क्वेश्चन होते हैं वो तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा संडे और सैटरडे को इन 2 दिन आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें मैं आपको 20-22 क्वेश्चन है। आपके सबसे पहले जो सब्जेक्ट चुना है वो मैंने चुना है इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन हर टॉपिक वाइज आपको है वो कवर करवा दूंगी, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जैसे आप जब भी आपका सब्जेक्ट लेके पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू में जो टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं से स्टार्ट करते हैं, उन्हीं से मैंने स्टार्ट किया। जैसे आपको कल उद्देश्य का प्रस्तावना क्वेश्चन करवा दिए, आज अनुच्छेद फर्स्ट से लेकर या फिर शुरू के जो आपकी अनुसूची फर्स्ट है या फिर जो शुरू के संविधान संशोधन है उनके क्वेश्चन आज आपको कवर करवाऊंगी। इस क्वेश्चन की बात करें तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का संकुल, राज्यों का परिसंघ और राज्यों का संघ। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू नहीं, सरदार पटेल तथा VP मेनन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा और प्रशासक के द्वारा। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़े, वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में प्रशिक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लेना। जो प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे न्यायाधीश वांचू, MC महाजन, SK धर और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी SK धर। आगे बढ़े, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया? 14 राज्य और 6 संघ राज्य, 17 राज्य और 6 संघ राज्य,
14 राज्य एवं 8 संघ राज्य और 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। तो बी और सी तो देखते ही एलिमिनेट हो जाते, सॉरी बी और डी। अब इनमें होता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 राज्य व 6 संघ राज्य 1 नवंबर 1956 को बने थे। आगे बढ़े। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, संसद में है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? 67 संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 68वां और 70वां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2001 को और 15 नवंबर 2000 को। तो आपका ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ है इस राज्य की स्थापना 2000 में हुई थी। तो राइट आंसर तो आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 1 नवंबर 2000 को। अब आपको कमेंट करके नीचे बताना है कि नवंबर 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। तो छत्तीसगढ़ के अलावा और कौन से राज्य थे जिनका 2000 में गठन हुआ था, जिनकी स्थापना हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 6, 7, 8 और 9। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? 5वीं, 3री, 2री और पहली। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन डी, प्रथम अनुसूची है उसमें संशोधन करना आवश्यक होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम से संबंधित 35 और 36वां संविधान संशोधन है, जिसमें पहले सिक्किम को जो भारत का सहयोगी संघ राज्य बनाया गया, उसके बाद उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 35 और 36 संविधान संशोधन भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? साधारण, 2/3, 3/3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए, साधारण संविधान संशोधन के द्वारा एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है। आगे बढ़े। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति है वो किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को और सर्वोच्च न्यायालय को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को है वो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को शामिल करने के लिए, किसी राज्य की सीमा परिवर्तित करने के लिए, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए जो शक्ति है वो प्राप्त है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या है वो कितनी है? 27, 28, 29 और 30। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आप कमेंट करके बताना कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद तो ये थी और वर्तमान में संख्या है वो क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े। भारत में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के सही क्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से करनी है, यानी इसमें बताना है कि पहले कौन से राज्य का गठन हुआ, फिर कौन से का और फिर कौन से का। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि जो आपका सबसे पहले गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का, उसके बाद हुआ था हरियाणा जो कि 1966 में हुआ था, उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश और फिर सिक्किम जो कि 1975 में हुआ था। तो इसमें आपका पहला, फिर तीसरा और पहला और तीसरा आपके ऑप्शन बी। तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम है। इसमें देखिए आपको पहले इस प्रकार से क्वेश्चन बना दिया और अब इसमें इस प्रकार से बना दिया। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले नागालैंड, उसके बाद मेघालय बना, फिर सिक्किम और फिर
अरुणाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आप सभी को अच्छे से पता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? 20, 25, 30 और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है बी, 25 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य कब बना? अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हरियाणा राज्य वो 1966 में बना था। तो आपके 3 में 66 और डी में दिया है, तो डी एलिमिनेट हो गया। 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1966 या फिर 1 सितंबर 1966। तो आपका राइट आंसर 1 नवंबर 1966, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पीछे बताया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1975 में। अगला क्वेश्चन, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन किन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंब किया था? जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, उदयपुर और त्रावणकोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर है। इन्होंने अन्य रजवाड़े भारत में विलय हो गए थे, लेकिन इन तीनों ने विलंब किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। इस टेस्ट का अगला क्वेश्चन, भारत का लोहा पुरुष तथा भारत का बिस्मार्क है वो किन्हें कहा जाता है? इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनको भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मारक कहा जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जो 37 थे वो मैंने आपको करवा दिए। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे ज़रूर शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ही क्लास जाए, वो इस क्लास को देखें, इनसे उनको फ़ायदा हो, जिस चीज़ से मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए और बेटर कंटेंट है वो लेकर आ पाऊँ, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।